नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे जुड़े मुद्दे लेकर हाजिर हूं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी किसान आंदोलन जारी रह सकता है। इसके बड़े संकेत आज सामने आ गए। 14 मार्च को किसानों ने दिल्ली आने की नई तारीख दी है। संयुक्त किसान मोर्चा इसमें शामिल होगा। इस बीच सरकार ने गन्ने की खरीद का दाम बढ़ा दिया है और वाराणसी में दूध का नया प्लांट खोलने का भी ऐलान हुआ है। सवाल है, क्या किसानों के लिए खेती अब घाटे का सौदा है? क्या दूसरी फसलों की तरह अब अनाज को भी बाजार आधारित कर देना चाहिए या फिर एमएसपी देकर किसानों को स्थायी समाधान की तरफ बढ़ा देना चाहिए? आज कॉलिंग कार्ड में इन सवालों पर खुलकर बात करेंगे। बात तो कर्नाटक सरकार के उस फैसले की भी करनी है आज, जिस पर नया बवाल खड़ा हो गया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने राज्य के मंदिरों पर अलग से टैक्स लगाने का फैसला लिया है। जिस मंदिर की कमाई सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसे 10% टैक्स देना होगा। ऐसे फैसलों पर सियासत होना लाजमी है, हो भी रही है। लेकिन सवाल है, सरकार को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या रेवड़ियों के चक्कर में विरासत पर टैक्स लगाया गया है? क्या मुफ्त की स्कीम चलाने के लिए पैसे कम पड़ने लगे हैं? सिग्नेचर स्टोरी में सिद्धारमैया सरकार की आर्थिक सेहत का परीक्षण करेंगे। पटियाल को आज बात बच्चों के भविष्य की भी करनी है। पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। बच्चों के एग्जाम जो हैं आजकल, बच्चे पेपर देने ऐसे जाते हैं जैसे कोई जंग लड़ने जा रहे हैं। सीबीएसई ने इस प्रेशर को समझा और वक्त के साथ एग्जाम के पैटर्न में बदलाव करने की प्लानिंग है। हो सकता है आने वाले वक्त में बच्चे किताब और नोट्स लेकर एग्जाम देने जाए। जहां दिक्कत लगे वहां किताब से कॉन्सेप्ट समझकर एग्जाम दें। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे नवंबर 2024 में शुरू किया जा सकता है। मगर दूसरी तरफ यूपी बोर्ड है, जहां बिना नकल के 10वीं और 12वीं का एग्जाम करवाना ही अपने आप में जंग जीतने से कोई कम नहीं है। आज एक्सक्लूसिव में पटियाल बोर्ड परीक्षा के बदलते तरीके पर चर्चा करेगा। चर्चा उन भारतीयों की भी होगी जो पैसा कमाने के लिए रूस गए थे, लेकिन वहां धोखे से उनको बंदूक थमाकर रूस की प्राइवेट आर्मी बना दिया गया। वो किस हाल में है, कहां के हैं, वापसी का रास्ता है या नहीं? पब्लिक प्लेटफॉर्म में पूरी पड़ताल। आज पटियाल के पास दूसरी बड़ी खबर किसान आंदोलन की है। आज भी मेरे पास आंदोलन से जुड़े कई अपडेट्स और सवाल हैं। 10 दिन से किसान इंसाफ मांग रहा है और बदले में गोले मिल रहे हैं, आंसू गैस के। गारंटी के नाम पर तारीख मिल रही है। 4 राउंड की बातचीत अब तक हो चुकी है, 5वीं की तैयारी है। अगर एमएसपी का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का दायरा क्या बढ़ जाएगा? पटियाल आपको अब किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ ब्रेकिंग बताना चाहता है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने आज बड़ा बयान दिया। कहा कि सरकार को क्लियर करना चाहिए कि आखिर गतिरोध है तो कहां है। किसानों को अब एमएसपी पर कानून बनाने के एजेंडे पर बात करनी चाहिए और एमएसपी कानून पर प्रधानमंत्री को खुद बयान देना चाहिए, ये पंधेर ने कहा है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, आंदोलन खत्म नहीं होगा। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी आंदोलन में आने के सिग्नल आज दे दिए। 26 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। 14 मार्च को किसान मोर्चा एक और तैयारी कर रहा है और वो तैयारी ये है कि दिल्ली के रामलीला मैदान आने की, वहीं पर महापंचायत होगी। मार्च के दूसरे हफ्ते में देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ये सबको कयास है या अंदाजा लगाया जा रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बात से लगता है कि उन्हें भी आंदोलन को मार्च तक खींचने की पूरी तैयारी कर ली है। एहसास सरकार को भी है, लेकिन बात बनेगी कैसे? आज पटियाल इन तमाम पहलुओं का परीक्षण करने वाला है। उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं। किसान को इंसाफ आखिर मिलेगा या सिर्फ तारीख मिलेगी? क्या किसान आंदोलन फिर हिंसा के दलदल में फंस जाएगा? किसान को गन्ना और दूध दिखाकर क्या समाधान निकाला जाएगा? दूध, फल, सब्जी की तरह खाद्यान्न को भी बाजार भरोसे छोड़ दिया जाए? लड़ाई न्यूनतम मूल्य की हो या फिर अधिकतम आय की, यह तय करने की जरूरत है। जीडीपी का 18% और रोजगार का 47% देने वाला किसान को आखिर उचित हिस्सा कब मिलेगा?
मुझे लगता है भी मोर्चा लंबा चलेगा। ये मोर्चा जब तक सरकार मांगे नहीं मानती है, कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, जब तक सरकार मांगे नहीं मानती तब तक ये मोर्चा जारी रहेगा, किसी भी हाल में हो जारी रहेगा। यह मामला पंजाब प्रशासन का है और जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण वातावरण अपने राज्य का बना रहे। ये हमारी सरकार ने की हमारी प्रतिबद्धता है किसान के प्रति। हम पहले भी वार्ता के लिए राजी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं। मोदी जी 4 जातियों की बात करते हैं तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की बात करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज और हरियाणा पुलिस के फोर्सेज बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब में घुसकर जो किसानों का कैंप है उसके ऊपर अटैक करते हैं। इसके लिए पंजाब सरकार को जवाब देना बनता है। 6 लोग हमारे मिसिंग इन एक्शन हैं कल वहां से, जिनको वो उठा के ले गए हैं। किसान आंदोलन का क्लाइमेक्स क्या होगा, इसे लेकर सरकार ने भी कई तरह के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने गन्ने की खरीद पर प्रति क्विंटल 25 रुपए बढ़ा दिए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर थे। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम से उन्होंने दूध उत्पादन के सिलसिले में विश्व गुरु बनने का मंत्र दिया। 23 फरवरी यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में दूध प्लांट का इनॉग्रेशन करेंगे। पटियाल का सवाल है कि क्या दूध उत्पादकों जैसा भविष्य अन्न उगाने वाले किसानों को भी मिलेगा? किसान से उपभोक्ता तक कृषि उत्पादों का सीधा वितरण संभव नहीं है, क्योंकि अधिकतर कृषि उत्पाद उपभोक्ता तक जाने के लिए मंडी या किसी बीच के बिचौलियों के थ्रू ही या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के थ्रू ही ये सब उपभोक्ता तक पहुँचते हैं। ऐसा कोई भी नहीं, चाहे वो दूध भी हो चाहे सब्जी भी हो, ये सभी मंडी के या रिटेलर के थ्रू ही ग्राहक तक पहुंचते हैं। किसान मांग क्या रहा है? किसान बेहतर कल की गारंटी मांग रहा है, लेकिन उसकी मांगे पूरी होंगी कैसे? लाख टके का सवाल आज यही है। पटियाल का तजुर्बा कहता है कि बाधा चाहे कितनी भी बड़ी हो, समस्या जैसी भी हो, समाधान के रास्ते निकल आते हैं, बशर्ते नीयत साफ होनी चाहिए। पिछले 10 दिनों में मैंने आंदोलन को बहुत करीब से देखा, आपको भी एक अपडेट सबसे पहले दिया। एक बात आपने भी नोटिस की होगी, 10 दिन में आंदोलन का मिजाज और तासीर दोनों ही बड़ी तेजी से बदले हैं। किसान अपना हक मांगने जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। जो हम बात रखना चाह रहे हैं वो भी कोई नई मांग नहीं है। हे भगवान, कितना बदल गया आंदोलन। देख जरा हालत। खेत खलियान में खुली सांस लेने वाले किसान के मुंह पर मजबूरियों के मास्क चढ़ गए। हर ऋतु को पहचानने वाली आंखों पर चश्मे चढ़ गए। संघर्ष की आग में तपते आंदोलन की पूरी पिक्चर देखी। बात 12 फरवरी की है। पंजाब हरियाणा के सैकड़ों किसान खाली हाथ आए। शांति पथ पर चलकर दिल्ली जाना था। 13 फरवरी को सरकारी ड्रोन उड़े। शांति से बैठे किसानों पर गोले गिरे। चुन चुन कर निशाना लगा, मानो किसान नहीं देश के दुश्मन हो। 14 फरवरी आई। आंदोलन की पिक्चर का दूसरा पर्दा उठा। उस रोज बसंत पंचमी थी। आसमान फिर बदला। ड्रोन अंधाधुंध गोले दागने लगे। किसान क्या करता, लाचार था, हाथ खाली था। जज्बात साथ था, इसलिए पतंग से ड्रोन काटने की कवायद हुई। 2 दिन का सीज फायर, फिर आंसुओं का समंदर। 16 फरवरी के रोज आंदोलन ने नई करवट ली।
तीसरी पिक्चर से पर्दा उठा। कब तक जुल्म झेलते, कब तक वाटर कैनन की बौछार से बचते। इसीलिए बचाव में देसी वाटर कैनन आंदोलन की धरा पर लैंड हुआ। आंदोलन की सबसे हाईटेक पिक्चर रिलीज हुई। मंगलवार का दिन था। किसान सरकार की ताकत देख चुके थे। गोला खाते, गोला बुझाते 8 दिन गुजर चुके थे। बचाव में तस्वीर बदली। मॉडिफाइड ट्रैक्टर पर किसान पंखा बांध कर लाए। इसी पंखे से किसानों ने सरकार से मिले आंसू उड़ाए। चट्टान जैसा सुरक्षा का चक्रव्यूह सीना तान कर खड़ा है। किसान मॉडर्न जेसीबी लाए। इसका एक पंजा पड़ते ही बोल्डर का कचूमर निकल जाए। एक तरफ जवान थे तो दूसरी तरफ किसान। किसान शांति से रास्ता बनाने लगे। जेसीबी से बोल्डर उठाने लगे, लेकिन रास्ता नहीं मिला। बदले आंदोलन की पिक्चर का 5वां सीन और वेदना भरा था। सीज फायर और समझौते के बीच आंसू गैस के गोले दनादन किसानों पर गिरते रहे। सिवाय आंसुओं के किसानों को कुछ नहीं मिला। केमिकल वाले आंसू आंखें अंधी न कर दें, इसलिए किसान हाईटेक मास्क लाए। आंखों पर चश्मे चढ़ाकर मैदान में आए। ये मामूली शील्ड नहीं, गोले और गोलियों की बौछार रोकने के लिए किसानों को बचाने वाला कवच है। इसे ना गोली भेद पाए ना गोला। किसान की हल से क्रांति आती है। लड़ाई लड़नी नहीं, बचाव जानता है। गोलों ने गदर काट रखा था, इसलिए देसी जुगाड़ की एक और पिक्चर देखिए। पिक्चर खनौरी बॉर्डर से रिलीज हुई। गोले चल रहे थे, किसान बच रहे थे। बचाव में देसी जुगाड़ लाए थे। ऊपर बोरी बंधी थी, पीछे लोहे की शील्ड लगी थी। ये यंत्र मिनट में गोले को फुस करता है। आंदोलन की 8वीं पिक्चर देखिए। किसान पोकलेन लाए ताकि बाधाओं की दीवार गिराई जा सके। किसान पोकलेन लाए जरूर, लेकिन वो शांत रही, चली नहीं। पिक्चर फिर बदली। आंदोलन का रुख और बदला। सरकार ने मजबूती की दीवार और कड़ी की। जमीन खोद डाली। किसानों ने इसकी भी काट निकाली। ट्रैक्टरों में भर भर कर बालू से भरी बोरियां लाई गई। मकसद यही, अगर सरकार रास्ता खोदे तो इन बोरियों से पुल बन जाए। दिल्ली का रास्ता कहीं से तो निकल जाए। फिर सीज फायर है, किसान शांत है और सरकार फायर है। सरकारी गोले फिर भी चल रहे हैं। सवाल है, ऐसे समाधान कैसे निकलेगा? फिलहाल समाधान कोई नहीं निकला है और बैठक पर बैठक ये दौर जारी है। सरकार समाधान के प्रपोजल ला तो रही है ताकि किसान किसी तरह मान जाएं, लेकिन इन कोशिशों से किसानों को आंसुओं के सिवा अभी तक मिला कुछ नहीं है। अब किसानों को लगता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, इसलिए दिल्ली पर दबाव बढ़ाना पड़ेगा। देश में परीक्षाओं का महीना चल रहा है। आपके यहाँ भी बहुत सारी परीक्षाएं हो रही होंगी। स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड्स के 10वीं और 12वीं के एग्जाम सब जगह लगभग शुरू हो चुके हैं। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई बच्चा परीक्षा दे रहा है। देश भर में कुल 3 करोड़ 10 लाख परीक्षार्थी हैं। पटियाल की शुभकामनाएं हैं कि सभी बच्चे परीक्षा में खूब अच्छा करें। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी आज से ही शुरू हुई हैं। 8000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स पर 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने हिंदी की परीक्षा दी आज। लेकिन परीक्षा केंद्रों का जो नजारा आज मैंने देखा, उसे देखकर सोच में पड़ गया। कई बार लगा ये बच्चे हैं या अपराधी। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कह रहा हूं। यूपी के 75 जिलों में एग्जाम सेंटर को अभेद किले की तरह तब्दील किया गया है। कारण क्या है? कारण यह है कि बच्चे नकल ना कर पाए। लाखों सीसीटीवी कैमरास, हजारों पुलिसकर्मी, स्पेशल टास्क फोर्स और बोर्ड के अधिकारी नकल रोकने के लिए लगाए गए हैं। व्यवस्था इतनी टाइट है कि परिंदा भी एग्जामिनेशन सेंटर पर ना मार पाए। पटियाल इस सिस्टम से एक सवाल पूछना चाहता है और वो ये है कि क्या ऐसे ही परीक्षाएं ली जाती हैं? परीक्षा देने जाते हैं छात्र या अपराधी की तरह? एग्जाम सेंटर में टेस्ट होता है या कोर्ट का ट्रायल है? बच्चे परीक्षा में
उत्सव में जाते हैं क्योंकि उनके लिए एक उत्सव होता है ये परीक्षा, या किसी डरावने के लिए में जाते हैं? बच्चों के मन में योग्य होने का उत्साह होता है या फेल होने का डर? एग्जामिनेशन सेंटर में छात्र योग्यता के लिए जाते हैं, टेस्ट होता है उनका, या पास फेल का सर्टिफिकेट दिया जाता है वहां उन्हें। क्या बच्चों को अपराधी की तरह ट्रीट करने से ही नकल रोकी जा सकती है ना ये बड़ा सवाल। पटियाल इसीलिए पूछना चाहता है इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था से, आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? क्यों बच्चों पर पहरा लगाना पड़ रहा है? बच्चों के मन से सिस्टम आज तक पास फेल का ये डर निकाल क्यों नहीं पाया? परीक्षा व्यवस्था में खामी कहां रह गई? क्या ये सब देखकर बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट मानसिक दबाव में नहीं आएंगे? नकल तो नहीं हो रही थी? नकल नहीं हो रही थी, सख्ती बहुत थी। अभी कुछ बोल रहे देख के कि इधर आ चेकिंग वैकिंग करने लग जाए तो इसलिए डर लगता है। नहीं, नकल नहीं हो रही। प्रेशर तो बहुत ज्यादा पड़ता है, घबराहट सी भी फील होती है। नकल कहाँ से होगी, बहुत सख्ती थी। एक कक्षा में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मेरे साथ का दोस्त था, उसे तो चक्कर आने लगे सुबह। अंदर ही अंदर जीव घबरा रहा था थोड़ा थोड़ा। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, बिल्कुल। थोड़ी हर एक चीज़ में चेकिंग हुई, जूते के नीचे चेक करा रहे हैं, बेल्ट वेल्ट चेक करा रहे हैं। मतलब आदमी पेपर ही तो देने जा रहा है, कौन सा कुछ गलत काम करने जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, पूरा साल स्कूल में टीचर बच्चों को एक तय पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, फिर उनका टेस्ट होता है जिसमें वो या तो पास होते हैं या फिर फेल होते हैं। बिल्कुल सही ना? लेकिन फिर जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो परीक्षा केंद्र में उसकी इतनी तलाशी क्यों होती है? परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगते हैं? छात्र जहां पढ़ता है वहीं परीक्षा क्यों नहीं दे सकता? मैं जानता हूं आपके मन में भी ये सवाल होगा कि इसका क्या मतलब हुआ। अरे भाई, परीक्षा में नकल ना हो, लायक स्टूडेंट नकलचियों से पीछे ना रह जाएं, इसीलिए ये सब होता है। मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा आज, लेकिन उससे पहले आपको यूपी बोर्ड एग्जाम्स की एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि आपका बेटा या बेटी परीक्षा देने गए हैं या सीमा पार के किसी देश में। इस साल अगर हम बात करें तो यूपी की 10वीं और 12वीं की 55 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस वक्त परीक्षा दे रहे हैं। इसमें 10वीं के 29 लाख और 12वीं के कितने 25 लाख से ज्यादा छात्र जो एग्जाम में एनरोल हुए हैं। 8000 से ज्यादा सेंटर्स पर 9 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एग्जाम्स के दौरान छात्रों पर निगरानी रखने के लिए क्या इंतजाम है, सुनिए। करीब 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़े हैं। 3 लाख से ज्यादा निरीक्षक भी बच्चों पर नजर रखने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर से उनके उस रूम में रहेंगे जहां वो पर्चा देंगे। करीब 4 लाख टीचर्स की ड्यूटी भी इसी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए लगाई गई है। 1297 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 430 जोनल मजिस्ट्रेट और 416 फ्लाइंग स्क्वाड पर नकल रोकने की जिम्मेदारी है यूपी में। यह सारा अमला आप देख रहे हो कि यहाँ से हम एक एक चीज़ों को, पूरे सेंटर के जितने भी स्ट्रांग रूम हैं 24 घंटे उसको हम देखते रहते हैं। और इसलिए 4 शिफ्ट में हमारे कर्मचारियों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। सारे अधिकारी, डिप्टी सेक्रेटरीज, अपर सचिव प्रशासन, स्वयं मैं
खुद मैं इसको मेंटर करता रहता हूँ। एक क्विक रिस्पांस टीम हमने बना रखी है जो ऐसे किसी भी मामलों को देखने के लिए यहाँ पे तुरंत पहुँचती है और तुरंत उसका समाधान करती है। तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है कि कोई अगर जरा सा भी जरूरत करेगा, कोई अगर इसमें छेड़छाड़ करने का या कोई भी हिम्मत जुटाने का प्रयास करेगा तो फिर तो उसको सीधे सीधे जेल जाना, वैधानिक कार्रवाई पे उसके खिलाफ की जाएगी। यहां मैं यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल जी से पूछना चाहूंगा कि इस सिस्टम की आखिर जरूरत है क्यों? क्योंकि अगर स्कूलों का फोकस पहले से छात्रों की पढ़ाई पर होता तो शायद मॉनिटरिंग और पहरेदारी आपको इस तरह ना करनी पड़ती। पटियाल का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बच्चों को नकलची बनाने में सबसे बड़ी भूमिका है किसकी? क्योंकि माँ बाप तो बच्चों को नकल करना नहीं सिखाते, टीचर बच्चों को नकल करना नहीं सिखाता, कोई सिलेबस भी नकल करने की कोई तरकीब, कोई नुक्ता नहीं पढ़ाता। दरअसल हमारे घर, स्कूल, पाठ्यक्रम, पढ़ाई के तरीके, परीक्षा के पैटर्न और टीचर, पेरेंट्स सबके बीच ही नकल का बीज कहीं उगता है। पूरा एजुकेशन सिस्टम ही अविश्वास के घेरे में है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म करें और बच्चे के जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह से फ्रेम हो कि उसमें नकल करने की गुंजाइश काफ़ी कम हो, तो मैं समझता हूँ कि हमें ये सीसीटीवी और इतनी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ये नकल करने की बात है, इसके लिए अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो और बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, और ख़ास करके जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वहाँ पर अगर बच्चों को टाइम टू टाइम क्लासेस ली जाएँ और अच्छे से साल भर उनको एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से पढ़ाया जाए और पूरे उनके बोर्ड के लिए उनको तैयार किया जाए, तो शायद उनको ये परिस्थिति से नहीं जूझना पड़ेगा। व्यवस्था कोई भी हो, उसे ठीक किया जा सकता है। आईसीएसई बोर्ड को ही देख लीजिए आप। आईसीएसई उसी स्कूल में एग्जाम कराता है जहां बच्चा पढ़ता है, लेकिन दूसरे बोर्ड ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? कारण है पेरेंट्स, टीचर और स्कूलों के एक दूसरे पर भरोसा ना होना। तो क्या आप बोलेंगे कि समाधान क्या है? मेरा तो मानना है कि छात्र अपनी परीक्षा खुद ले, अपने जवाब खुद जांचें, अपना मूल्यांकन खुद करें। परीक्षा पैटर्न में बदलाव की एक अपडेट मैं आपको और दे देता हूं। सीबीएसई बोर्ड ने एक पहल की है, नई पहल है। सीबीएसई बोर्ड जल्द ही ओपन बुक परीक्षा की शुरुआत कर सकता है। 9वीं से लेकर 12वीं के बच्चों को ओपन बुक परीक्षा देने का दावा किया गया है और ऐसा कहा गया है कि नवंबर 2024 में ओपन बुक परीक्षा का ट्रायल शुरू हो जाएगा। अंग्रेजी, हिसाब, साइंस, इन सब एग्जाम्स में ओपन बुक परीक्षा के तहत एग्जाम लिया जाएगा। बोर्ड तो परीक्षा लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी में सबसे बड़े एग्जामिनर हम खुद होते हैं। जब ईमानदारी से परीक्षा होगी तभी परीक्षा का आनंद है, वरना बोर्ड से मिलने वाले सर्टिफिकेट कागज के टुकड़े हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी बात पर भरोसा ना हो तो एक फिल्म देख लीजिए, 12th फेल, 12वीं फेल, हाल ही में आई है। आपको फर्क पता चल जाएगा, तब पटियाल को थैंक यू बोल देना। आज सुबह सुबह अखबारों में एक खबर छपी थी। नौकरी करने रूस गए भारतीयों को यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से युद्ध के मैदान में भेज दिया गया। 100 से ज्यादा भारतीय नागरिक रूसी सेना में हेल्पर की नौकरी करने के लिए मॉस्को गए थे, लेकिन हुआ क्या उनके साथ? रूस में उन्हें यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए उतार दिया गया। अब उनके परिवार अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, उनकी वापसी चाहते हैं। हैदराबाद के मोहम्मद अफसान और कासगंज के अरबाब हुसैन उन भारतीयों में शामिल हैं जो विदेश की नौकरी के लिए और वहां डॉलर्स में तनख्वाह पाने के लिए रूस गए थे और युद्ध में फंस गए हैं। अफसान और अरबाब की तरह और भारतीय हेल्पर की नौकरी करने दिसंबर के महीने में मॉस्को गए थे, लेकिन वहां उन भारतीयों को हथियार थमाकर यूक्रेन से लड़ने के लिए रूसी बॉर्डर पर भेज दिया गया। लास्ट बात तो उनके 31 दिसंबर को हुई थी। क्या बात हुई, क्या बता रहे थे वो तो बहुत डरे हुए थे जब, और वो नेक्स्ट कैंप में थे। ये 13 नवंबर को ज्वाइन हुए थे। 25 डेज के बाद इनको बोले कि नेक्स्ट कैंप आपको लेके जा रहे ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पर 10 डेज ये लोग ट्रेनिंग भी नहीं दिए थे इनको। इनका थोड़ा हेल्थ इश्यूज था तो वो ट्रेनिंग पर भी नहीं गए थे। वेदर के हिसाब से इनको थोड़ा कोल्ड नहीं जमता था, तो क्या है थोड़ा डाउट हुआ। इन्होंने बोले कि ऐसा क्यों भाई, को ड्रेसेस में भी कुछ डिफरेंसेस नहीं दिख रहे लोग के। हेल्पर की जॉब के लिए कॉमनली किसी का थोड़ा डिफरेंसेस रहता ना। मेरा बेटा अरबाब हुसैन 11 नवंबर 2023 को एक बाबा ब्लॉक करके एजेंट है,
वो उसको लेकर गए मास्क को। उसने बेटे ने मना किया, सेना में हम नहीं जाएंगे, हम सेना के लिए नहीं आए हैं, हम एक हेल्परी के लिए लेके आए हो आप, हम हेल्परी की करेंगे। मगर उन्होंने उसके पासपोर्ट और वीज़ा ले लिया उन्होंने और उसको एक रसिया भाषा में साइन करवा लिया गया और उसको फिर उसके बाद हमारी कोई उससे बात नहीं हुई। फिर 2.5 महीने बाद उसकी एक कॉल आई थी, उसमें उसने अपने को बताया कि मैं घायल हो गया हूँ और फिर उसके बाद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से दरखास्त है कि वो हमारे बेटे को ले आए। देखिए, हेल्पर को बंदूक देकर सैनिक बना दिया। विदेश में नौकरियों के ऑफर अक्सर भारतीयों के पास आते रहते हैं, लेकिन आपको लालच में नहीं फंसना है। बिना जांच पड़ताल किए किसी का भरोसा नहीं करना। आपकी सावधानी आपको और आपके परिवार को परेशानी में डालने से बचा सकती है। पटियाल भी आपको यही सलाह देता है। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल अब जो परीक्षण करने जा रहा है उसे आप सब बहुत ध्यान से और इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि ये आपकी, हमकी, सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर है। कोरोना के बाद हम लगातार सुन रहे हैं कि युवाओं की अचानक मौत, बिना किसी हिस्ट्री के हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या शरीर के किसी दूसरे हिस्से में बीमारी के बाद अचानक मौत हो जाना। सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अचानक मौत के पीछे क्या कोरोना है? अचानक बीमारी के पीछे कोरोना का वैक्सीन तो नहीं? ये तमाम सवाल उठते हैं। अब आप पूछेंगे, अचानक मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं? तो ये अचानक नहीं है। आपके सामने मैं अब एक रिपोर्ट और एक एक्सीडेंट की तस्वीरें रखूंगा। राजस्थान के नागौर में आज दिन का वक्त था। लगातार लोगों से भरा हुआ एक बाजार था। अचानक एक गाड़ी ने संतुलन खो दिया, भीड़ पर चढ़ गई, गाड़ी रुकी और जांच हुई तो पता क्या चला? पता ये चला कि गाड़ी चलाने वाले को दिल का दौरा पड़ा था। दूसरी ओर अब एक रिपोर्ट का जिक्र करता हूं जो 8 देशों में 9 करोड़ 90 लाख लोगों के सैंपल लेकर तैयार की गई है। यह रिपोर्ट कोरोना वैक्सीन के असर पर हुई है। क्या असर दिखा है कोरोना वैक्सीन का? इसमें न्यूजीलैंड में ग्लोबल वैक्सीन डेटा नेटवर्क के विशेषज्ञों ने 8 देशों के, ऑस्ट्रेलिया जिसमें शामिल है, कनाडा जिसमें शामिल है, डेनमार्क जिसमें शामिल है, फिनलैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और अर्जेंटीना, ये सब देश शामिल हैं, उनके 9 करोड़ 90 लाख लोगों को शामिल करके एक स्टडी की, जिसमें पता ये चला कि फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनिका जिन्होंने ये इंजेक्शन लिया था उनमें इस तरह की बीमारी पाई जा रही है। स्टडी में ये भी पता लगा कि ये इंजेक्शन लेने वाले लोगों के दिल और जो ब्रेन की यानी न्यूरो की और खून से जुड़ी 13 मेडिकल कंडीशंस की गहराई से जांच की गई, जिसमें 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई जिन्होंने इन कंपनियों के इंजेक्शन लिए थे। दिल की मांसपेशियों में सूजन, दिमाग में खून के थक्के जमना, खून का मोटा हो जाना, इन बीमारियों के लक्षण पाए जा रहे हैं। ये संयोग है या उससे ज्यादा कि अचानक मौत के मामलों में इन तीनों कारणों की भूमिका पाई जाती है, लेकिन इनके बीच कोई अनिवार्य रिश्ता नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इसी वजह से हुआ, ये कोई नहीं कह सकता और ना ही हम कह रहे हैं। चलिए अब अगली कोविड की खबर के बाद और खबरों का रुख करते हैं। वैसे कोविड के असर से देश की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी स्टडी की थी और ये दावा भी किया था कि युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते रिस्क की वजह कोविड वैक्सीन नहीं है। ये हमारे यहाँ दावा हुआ था। अचानक मौत के लिए ज्यादा शारीरिक मेहनत या खराब दिनचर्या इसकी असली वजह है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब वो कमेंट जो आपने हमें कल के शो के बाद भेजे हैं, फटाफट उन्हें देख लेते हैं। दिलप्रीत शर्मा क्या लिखते हैं, जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है वो वहाँ पर आज जवान और किसान आमने सामने हैं। वाकई आपने ठीक कहा शर्मा साहब, यही दुखद बात है। ये समस्या का हल होना चाहिए। और आज पब्लिक इंटरेस्ट में बस इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों के साथ, जो खबरें आपकी पसंदीदा हैं, जिन्हें आप देखना चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि।